तो जैसे जैसे अब मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, दोनों एक दूसरी की पार्टी पर नजर गड़ाए हुए हैं कि किसका पाला बदला जाए, किसे अपनी ओर किया जाए। ऐसे में आने वाले समय में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो दल बदल कर सकते हैं। दोनों दल के नेताओं के जो बयान लगातार आ रहे हैं, उससे यही इशारा मिल रहा है कि जो दिग्गज हैं उनकी अपनी घरों में वापसी हो सकती है। जिस तरह से इंदिरा हृदयेश कह रही हैं कि जब 6 तारीख को राहुल की जब यहाँ पर 16 को रैली होगी, बड़ी रैली होगी देहरादून में, तो उस दिन एक बड़ा ऐलान हो सकता है। बीजेपी का बड़ा चेहरा कांग्रेस में शामिल हो सकता है। शुरू हो सकता है सियासी दल बदल का दौर। कांग्रेस का बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी, तो बीजेपी ने बागियों के लिए खोले दरवाजे। आम चुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड में भी सियासी हलचल तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना कुनबा बढ़ाने की जुगत में है। खबर है कि पौड़ी सीट के लिए कांग्रेस बीजेपी के किसी बड़े नेता पर डोरे डाल रही है और नेता प्रतिपक्ष भी इशारों में इस बात की तस्दीक कर रही है। सीधे राहुल गांधी जी से संपर्क में है कुछ लोग। हमारी जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी जी सीधा नहीं करते बल्कि राय भी लेते हैं, तो उसमें हम लोग थे जो स्टेट के नेतृत्व में हैं, तो उन्हें इशारा दिया गया था। तो जब फाइनल हो जाएगा तो आएंगे, कहिए। दूसरी तरफ बीजेपी को साल 2017 में रूठ कर चले गए अपनों की याद आ रही है। यही वजह है कि मतदान से पहले इनकी वापसी पर मंथन हो रहा है। मंथन चल रहा है कि गुण दोष के आधार पर एक तो सडन प्रोवोकेशन में गया, कुछ हो गया और वैसे चले गया, और एक जानबूझ के तैयारी कर रहा था 6 महीने से कि फला व्यक्ति को गिराना है, मुझे आना है। तो इन दोनों विचारों में थोड़ा अंतर है, इस पर हम शीघ्र बैठने वाले हैं। चुनावों का समय है, इसलिए राजनीतिक दलों की नावें पूरी तरह से मझधार में फंसी हुई हैं। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अच्छे माजियों की तलाश है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो कईयों ने तो घर वापसी शुरू भी कर दी। घनसाली सीट से कांग्रेस के बागी धनीलाल शाह ने एक बार फिर से देहरादून में अपने घर वापसी की, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरे और जीते भी। तो देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की उपस्थिति में धनीलाल शाह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो 16 मार्च को देहरादून में राहुल गांधी की रैली, जिसे परिवर्तन रैली का कांग्रेस नाम दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का ध्यान इस रैली में है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष का वो बयान इसकी वजह है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस का एक बीजेपी का दिग्गज चेहरा कांग्रेस का हाथ थामने वाला है। राहुल गांधी जब 16 तारीख को राज्य के दौरे पर होंगे, तब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के अंदर भी कौतूहल होगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ये कहते हुए बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी कि राहुल गांधी की मौजूदगी में बीजेपी का एक बड़ा नेता कांग्रेस का हाथ थामने वाला है। इस बारे में पूछने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 16 का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। 16 मार्च आने वाला है, कौन ज्वाइन करेगा कौन ज्वाइन नहीं करेगा, मैं पूर्व में कोई बात कहूँ उचित नहीं है। समय का इंतजार कीजिए। मैंने कहा समय का इंतजार कीजिए। हालांकि बीजेपी खुद को इस बात से बेफिक्र दिखाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि डूबते नाव की सवारी भला कौन करना चाहेगा। झूठ है, सत्य से परे बात है। कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है ही नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बता के शामिल होता है तो उस पर हमारी जिम्मेदारी नहीं। और वैसे भी डूबते हुए जहाज में कौन जाएगा इस समय? जिसका नाविक को तजुर्बा न हो, पूरी नाव में पानी भर गया हो, नाविक यहाँ तक डूब गया हो, नाव डूबने वाली हो, कौन जाएगा? सर्दी का मौसम विदा ले रहा है और प्रवासी पक्षी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो क्या चुनावी मौसम में कांग्रेस के पुराने परिंदे अपने घर लौटने की तैयारी में लगे हैं? बस थोड़ा इंतजार और जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो एक दूसरे को कमजोर बताने की कवायद फिलहाल चल पड़ी है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कह रही है कि बीजेपी यहां पर चुनाव के नतीजों से इतना डरी है कि बूढ़ों के सहारे वो चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है जो चुनाव लड़ने में सक्षम है ही नहीं। इंदिरा हृदयेश ने सवाल किया कि आखिर बीजेपी की वो पॉलिसी कहां गई जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा।
पहले कहा 75 वर्ष से ऊपर वालों को टिकट नहीं देंगे, अब 80 वाले को भी ढूंढ रहे हैं, भैया तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। जो बीमार है उसे भी ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन ये लड़ा रहे हैं। तो ये मौका परस्त लोग हैं, वक्त को देखकर जिनको इन्होंने बेइज्जत कर दिया, अपमानित किया, उनके पीछे भी घूम रहे हैं। वही अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से वर्तमान में बीजेपी के अजय टम्टा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में टिकट के लिए कड़ी चुनौती मिल रही है। आलम यह है कि पार्टी के कई कद्दावर नेता उनके मुकाबले सरेआम खुद को मजबूत दावेदार बता रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने भले ही सूबे के 5 सीटों पर परचम लहराया हो, लेकिन मोदी के चहेते बने अल्मोड़ा लोकसभा के सांसद अजय टम्टा ने भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दिग्गज सांसदों को पछाड़ते हुए केंद्र में मंत्री पद पाया। लेकिन अब लगता है कि वक्त के साथ काफी कुछ बदल गया है। आज हालात ये हैं कि कई बीजेपी नेता खुलेआम अजय के मुकाबले खुद को टिकट का दावेदार बता रहे हैं। पहले अपनी भावना व्यक्त कर चुकी हैं और मैंने कहा है कि मैंने वर्ष 2014 में भी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लिए मांग करी थी और अब भी मेरी इच्छा है कि मैं इस सीट से जो है पुनः चुनाव लड़ूं। और मैंने अपनी भावना जो है प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर केंद्र के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात रखी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मजबूत दावेदारी है अभी भी, और मुझे उम्मीद है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे अनुभव का, मेरे कामों का और मेरी लोकप्रियता का मुझे लाभ देगा और मुझे जरूर इस बार सांसद का टिकट देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट किसी भी नए को मौका देते हुए नहीं दिख रहे हैं। हमारी नज़रों में तो जितने लोग इस समय सिटिंग हैं वो अपनी जगहों पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि ये विशेषाधिकार केंद्र का है। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही किसी को सांसद का टिकट देने के लिए अधिकृत है। अजय टम्टा और रेखा आर्या के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है, लेकिन कार्यकर्ताओं की आड़ में 3 बार के विधायक चंदन रामदास की दावेदारी हैरान करने वाली है। लेकिन अब देखना ये है कि नेताओं की खुली दावेदारी को नकारते हुए क्या बीजेपी नेतृत्व पुरानी परिपाटी पर ही चलेगा या फिर कुछ नया करता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन और बागेश्वर से जगदीश के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो दरअसल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई ऐसे अभी विधायक हैं जो अब सांसद बनने के ख्वाब देख रहे हैं। रेखा आर्या भी उनमें से एक हैं जो खुलकर कह रही हैं कि ये कोई मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त क्या है, जनता की जो भावना है वो मायने रखती। बहरहाल इन सबके बीच जो टिकटों के दावेदार लगातार सामने आ रहे हैं, यहाँ पर राजकुमार ठकराल ने भी अपने लिए टिकट मांगा है। जी हाँ, खुद ही अब दावेदारी यहाँ पर लोग करने लगे हैं। तो राजकुमार ठकराल जो कि इस वक्त विधायक हैं वो अपने लिए अब सांसद का टिकट मांग रहे हैं। तो उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के सिटिंग सांसद भगत सिंह कोश्यारी का टिकट लगभग फाइनल हो रहा है नैनीताल से। तो ऐसे में अब यहां पर राजकुमार ठकराल भी अपनी दावेदारी को पुख्ता तरीके से पेश कर रहे हैं। आप टिकट के लिए मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने पहले भी मांग की आदरणीय रामलाल जी के चरणों में और पार्टी हाईकमान से आदरणीय अध्यक्ष जी को मैंने निवेदन किया है कि मुझको एक बार लोकसभा का टिकट दीजिए और मैं अगर पराजित होता हूं तो मैं जीवन में कोई पद नहीं मांगूंगा, कोई टिकट नहीं मांगूंगा। या तो 5 साल में मौका एक बार आता है जिसे कोई भी गंवाना नहीं चाह रहा है। बहरहाल इन सबके बीच में बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। आज देहरादून में पार्टी कार्यालय में बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें हुई, जिसमें तय हुआ कि 24, 25 और 26 को राज्य में बड़ी सभाएं की जाएंगी और फिर 16 या 17 मार्च को जो भी पहले चरण के प्रत्याशी उनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे। देहरादून में हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 18 मार्च तक लगभग सभी सभाएं और बैठकें हो जाएंगी ताकि जो कम समय बचा है उसमें बेहतर ढंग से चुनाव की तैयारियां की जा सके। जो भी जितने भी हमारे मोर्चे हैं इनकी बैठकें 18 तारीख तक संपन्न हो जानी है। 17-18 के दिन हर हालत में इनकी बड़ी बैठकें, बड़ी सभाएं, इनके सम्मेलन समाप्त हो जाने हैं, कर लेने हैं हर हालत में, ताकि अगर 16-17 में कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है तो फिर हमारे पास नॉमिनेशन का ही वक्त बचेगा और ये सम्मेलन करने में समय फिर नहीं मिल पाएगा।
इसलिए इन हम सब सम्मेलन को पहले कर लेना चाहते हैं। सिर्फ एक अनुसूचित मोर्चे के जो सम्मेलन मैंने आपको बताया कि ये बाद में होने वाले हैं, तो इनको बाद में करेंगे। वहीं जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप या किसी व्यक्ति विशेष पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी और एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनाई है जो कि इस बात का खास ध्यान रखेगी कि कहीं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत नीयत से या गलत ढंग से तो नहीं किया जा रहा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में ही ये कोशिश की जा रही है कि हम सोशल मीडिया पे जितना भी प्रचार है उस पर पैनी नज़र रखें और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन हैं वो लिए जाएंगे। तो अल्मोड़ा में भी प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। निर्वाचन अधिकारी ने एक बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि राज्य में 794 बूथ बनाए गए हैं। कई पैदल बूथ भी हैं जिनके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जनपद के लिए एक आरओ की सीट के रूप में भी रहेगा। तो इसमें हमारी तैयारियां डीओ ऑफिस से ज़्यादा होती हैं। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एमसीसी हम लोगों ने इम्पोजिशन का हम लोगों ने ऑर्डर कर। तो फिलहाल इन सबके बीच इस बार कोशिश ये है कि निष्पक्ष और पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएं और किसी को फिर सवाल उठाने का मौका ना मिले। तो धांधली इस बार नामुमकिन होगी क्योंकि चुनाव आयोग मतदान के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करने जा रहा है। जैसे कि केंद्रीय चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ही ये बता दिया गया था कि इस बार कुछ ऐसे अतिरिक्त कदम हैं जो उठाए गए हैं। वोटर की आंखों के सामने प्रत्याशी की पूरी डिटेल होगी, यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। गिरगिटों को रंग बदलने में मात देने वाले नेताओं की प्रतिभा को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने का पूरा इंतजाम किया है। चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, प्रत्याशी वोटरों को किसी भी तरह से कंफ्यूज ना कर सकें, चुनाव आयोग ने इसके लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में होगा वीवीपैट का इस्तेमाल। वोटर को धोखा देना होगा अब नामुमकिन। चुनाव आयोग इस लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख बूथ बना रहा है, जिसमें सभी बूथों पर पहली बार वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, जिसमें पार्टी के नाम और चिन्ह के साथ ही उम्मीदवारों की फोटो भी लगी होगी, ताकि वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। क्या है वीवीपैट? कैसे काम करता है वीवीपैट? दरअसल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है, जिस पर वोटर ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह दर्ज होता है। ये सिस्टम इतना व्यवस्थित और दुरुस्त है कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान करके चुनाव आयोग गड़बड़ी का पता लगा सकता है। वीवीपैट नाम की इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिजाइन किया है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था, लेकिन कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जब विरोधी पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया, फिर उसके बाद आगामी चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला लिया गया और अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करने जा रहा है। यानी तय है कि अब बीए पास लड़के की तस्वीर दिखाकर मैट्रिक फेल दूल्हे की शादी नामुमकिन होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस वक्त बड़ी खबर यूपी से आ रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपने 2 और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हाथरस से रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो मिर्जापुर से राजेंद्र यशबिंद को मैदान में उतारा गया है। तो अब तक की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कुल अपने 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पहले 9 नाम सामने आए थे और आज 2 और नामों की घोषणा हो गई है। तो मिर्जापुर से राजेंद्र यशबिंद चुनाव के मैदान में होंगे, जबकि बात की जाए हाथरस से तो रामजी लाल सुमन को सपा ने मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं।
तो चुनाव आयोग ने इस बार पूरी पुख्ता तैयारी की है। अक्सर होता यह है कि जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कई बार कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इस बार ये कमी नहीं रहेगी। प्रत्याशी को अपने आयकर के ब्यौरे के साथ अपराधों की जानकारी अखबार में छपानी होगी। तो देखिए कैसे आप अपने प्रत्याशी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। नेताओं को 5 साल तक भले ही जनता की याद न आए, पर चुनाव के मौसम में नेता का बेड़ा पार जनता ही करती है। लेकिन इस बार जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेगा उसे अपनी 5 साल की इनकम टैक्स की डिटेल भी देनी होगी, और अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो चुनाव कैंपेन के दौरान टीवी और अखबार में इसकी पूरी जानकारी देनी होगी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। उनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है तो नया रूल है कि उसको पब्लिश किया जाएगा। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड थ्रू टेलीविजन चैनल्स ऑन 3 ओकेजन्स ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड। राजनीति का कमाई और क्राइम से चोली दामन का रिश्ता है, और ये सच जनता भी जानती है। हालांकि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की एक कोशिश जरूर की है, जिस पर राजनीतिक दलों में भी एक राय है। बहुत अच्छी बात है, ये राजनीति को साफ सुथरा करने की ओर कदम है, हम इस कदम का स्वागत करते हैं। आपके हर चीज के बारे में जाने, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। नेता चाहे कुछ भी कहें, पर सच यही है कि चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ मुद्दों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में कमाई का चिट्ठा और क्राइम का रिकॉर्ड किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं सीमांत क्षेत्र खटीमा की बात की जाए तो यहां आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। राज्य में आचार संहिता लगे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक खटीमा ब्लॉक कार्यालय में सरकार की योजनाओं के पोस्टर चस्पा हैं। वहीं मामला एसडीएम के पास आने पर एसडीएम निर्मला बिष्ट ने सभी सरकारी संपत्तियों से सरकार के सभी होर्डिंग्स पोस्टर्स को जल्द हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 5 तारीख से 5 बजे शाम से हम लोगों ने हटाने का प्रोग्राम किया था, और उसमें लगातार अभी टीम हमारी लगी हुई है। अधिकांशतः जगह पर हटाए जा चुके हैं, और जहां पर अगर ऐसा संज्ञान में आता है कि कहीं पर ऐसा लगा हुआ है तो उसको तत्काल हटाया। और इस बार लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। तो इन युवाओं के मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर ये अपना नेता चुनेंगे, देखिए। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही भले ही नए वादे और दावे सुनाई दे रहे हों, लेकिन वो युवा जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा वो अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। ग्रेजुएशन, हमें एम्प्लॉयमेंट, रोजगार चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एज वी ऑल नो, हमें पता है कि हमारा सोसाइटी में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को लेकर इतना नहीं है। अभी सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, या आने वाली जो मतलब कि पार्टियां होती हैं वो अपना क्या मुद्दा रखेंगी। सोशल मीडिया के दौर में युवा मतदाता न सिर्फ देश की राजनीति को देख रहा है, बल्कि समझने के साथ जागरूक भी हो रहा है। ऐसे में अपने भविष्य की संभावनाओं और शिक्षा के बाद रोजगार को लेकर उसका स्पष्ट नजरिया है। चंपावत से न्यूज़ 18 के लिए महेश भट्ट की रिपोर्ट। Respected members and families of the Indian Armed Forces, on behalf of Mukesh, myself and the entire Reliance Parivar, Namaskar. Good evening and a very warm welcome to each and every one of you. This is a proud moment for all of us to have our armed forces and their families with us today. With folded hands and from the bottom of my heart, I welcome the families of our Jawans and officers. The strength behind our forces. Swagatam, Swagatam, Suswagatam. आपका परिवार हमारा परिवार है। आपका परिवार पूरे देश का परिवार है। आप हैं तो हम हैं। आज की शाम
आपके नाम। आज की शाम देश के रखवालों के नाम। Our motherland was in your safe hands yesterday. It is in your safe hands today. It will be in your safe hands tomorrow and forever. And for that, we are all eternally grateful. आप सबको और आपके परिवार के हर एक सदस्य को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। Each one of you and your families have the deepest gratitude and respect of all our 1.3 billion Indians. We thank you for accepting our invitation to participate in this very special program at a very special place. The Dhirubhai Ambani Square, named after my beloved father-in-law, Shri Dhirubhai Ambani, and dedicated in his honor and memory to the city and citizens of Mumbai. Friends, we are very happy to have you all with us on this auspicious occasion. As my son Akash got married to Shloka right here just 3 days ago. Our Indian weddings are incomplete without extended celebrations with family, friends, and loved ones. So it gives us immense joy to welcome you to this evening of celebrations as India's largest parivar and our larger family, whom we adore and cherish as our own. On behalf of Mukesh and myself, I seek your blessings and good wishes for our children, Akash and Shloka. Your presence truly multiplies our happiness. दोस्तों, भारत की मिट्टी में भक्ति भी है और शक्ति भी। आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत करे। आज विश्व भर में भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहादुर सेना। Your courage, your bravery, your ultimate sacrifice keeps our nation and our families safe every day. The Ambani family and the entire Reliance family salutes our forces and your families. It is our duty as your family to stand by you and always be there for you, just as you are always there for our entire nation. The welfare and well-being of your families is our responsibility. Today, I reiterate, as the chairperson of Reliance Foundation, the Foundation's commitment and resolve to take full responsibility of the education, employment, and livelihood needs
of the families of our Shaheeds. Further, Reliance Foundation is establishing a skill development center exclusively for our armed forces and their families. This is our humble contribution to the guardians of our nation so that your children can prosper. Because children are the future of our nation. They are a promise of a better, more beautiful tomorrow. And I want to assure you that Reliance Foundation will take care of your children and your families in every possible way. We owe a great debt to each one of you, to every member of our armed forces, and to your families for the endless and selfless sacrifices that you have made for India, and for all of us whose safety you place before your own families. Our heart is filled with love, reverence, and deepest respect for each and every one of you. Dosto, tonight's show is an invocation to Lord Krishna. Tonight, we will recreate for you the magical Vrindavan where Lord Krishna performed the divine Ras Leela. भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हमारे देश पे बना रहा है, हमारे देश पे बना रहे, हमारी सेना पे बना रहे और आप सबके परिवारों पे बना रहे। इसी कामना से हम आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। Let us all invoke Lord Krishna and seek his blessings. Jai Shri Krishna, Jai Hind!